जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा जो पिक लगी है ये आप लोगों को दिख रही होगी। किस चीज़ की पिक? ये फ़ोटो है जो आज लगाया है, आप लोग बताइएगा ये क्या है। तो देखिएगा आज इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन जो है उसको लॉन्च किया गया है। तो आज का दिन आप लोग याद रखिएगा 14 जुलाई 2023 को कौन सा लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया है और यह हमारे देश के लिए गौरवशाली क्षण है। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया बेटा? तो आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से, आंध्र प्रदेश के हरिकोटा द्वीप से इसको लॉन्च किया गया है। आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आज हमारे देश के लिए, ठीक है, बहुत ही गौरवशाली क्षण रहा है। और इसरो जो है आप लोगों को जैसा पता है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया और यूनिक करती रहती है। जो अमेरिका जैसे देश जो चीज़ें 2000, 4000, 5000 करोड़ रुपए में बेचते थे, ठीक है, इसरो के द्वारा वो काम जो है 500 करोड़ 600 करोड़ रुपए में इस तरीके से किए जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत छोटी सी शॉर्ट वीडियो 3-4 मिनट की डालेंगे। किसके लिए? जो चंद्रयान 3 मिशन जो है इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के लिए भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो हम लोग अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा कि किडनी में नमक की मात्रा को नियंत्रित करने में निम्न में से कौन मदद करता है? एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल, एस्ट्रोजन या एंड्रोजन? बताइएगा। जो किडनी होती है, किडनी हमारी है, किडनी में नमक की मात्रा को एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है यह नियंत्रित करता है। तो सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और जो कोर्टिसोल होता है यह कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करता है? तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ठीक है, इन तीनों का प्रबंधन और उपयोग करता है। प्रबंधन और उपयोग करता है, ठीक है। जो एस्ट्रोजन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग मादा सेक्स हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मादा सेक्स हार्मोन कहते हैं। और एंड्रोजन जो होता है इसको हम लोग नर सेक्स हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नर सेक्स हार्मोन कहते हैं। याद रखिएगा। तो पहले प्रश्न का हमारा सही आंसर बच्चा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन दृष्टिवर्धक रोडाप्सिन के संश्लेषण में सहायक है? बताइएगा। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन के? तो बताइएगा कौन सा विटामिन ऐसा है जो दृष्टिवर्धक रोडाप्सिन के संश्लेषण में सहायक है? तो देखिएगा, पहली बात तो सभी का जो है वैज्ञानिक नाम बताइएगा। तो विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन ई का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ए का क्या होता है? तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन के का क्या होता है? तो फिलोक्विनोन, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में आप लोगों से जो प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा विटामिन दृष्टिवर्धक रोडाप्सिन के संश्लेषण में सहायक है? तो बेटा विटामिन ए सहायक है। कौन है? विटामिन ए। विटामिन ए की ही कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। कौन सा? रतौंधी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है? तो बताइएगा। बांझपन। कौन सा होता है? बांझपन होता है। अंगघात भी होता है। और इसके साथ में जो जनन क्षमता जो होती है इसमें भी कमी होती है, ठीक है, जनन क्षमता में कमी, वही बांझपन। और विटामिन के जो होता है
इसका क्या काम है? इसकी कमी से रक्त का थक्का, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है या रक्तस्राव होता रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विटामिन ए सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोगों का बच्चा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, चेन्नई, नई दिल्ली या मैसूर? बताइएगा कि केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा। लखनऊ में है, चेन्नई में है, नई दिल्ली में है या मैसूर में है? सही आंसर जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जो है बेटा वो मैसूर में स्थित है। कहाँ पर? मैसूर में। लखनऊ में क्या है? तो लखनऊ में कई सारे मुख्यालय हैं, जैसे कि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। क्या है? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। लखनऊ के अंदर ही केंद्रीय उपोष्ण, क्या है? केंद्रीय उपोष्ण संस्थान है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और लखनऊ के अंदर क्या है? तो भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान है। और क्या है? तो यहीं पर राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? तो लखनऊ के अंदर है। चेन्नई में क्या है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। क्या है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। और नई दिल्ली में क्या है? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में एक तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है, भारतीय कृषि विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके साथ में यहीं पर क्या है? तो याद रखिएगा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है और भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, कुछ और हैं कि भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बताइएगा। तो देखिएगा भारतीय खगोल संस्थान जो है बेटा वो कहाँ पर है? बेंगलोर में स्थित है, ठीक है, कहाँ है? बेंगलोर में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पर है? तो मथुरा में है, बताया था ना, मथुरा के मखदूम में। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पर है? तो गोवा में है, गोवा वाले बीच पर, ठीक है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो कटक, कहाँ पर है? कटक के अंदर स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। मैंने बताया था ना, समुद्री गाय के तरह एक होती है जिसको डुगोंग कहते हैं, और यह इसका संरक्षण जो है वो तमिलनाडु में, कहाँ? तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ में ही भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि स्लेंडर लोरिस क्या होता है? तो एक ऐसा बंदर नुमा एक जानवर होता है जो हमेशा किस पर रहता है? पेड़ों पर ही रहता है, ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी जल्दी से बताइएगा। इसका गठन कब हुआ? ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो राजधानी क्या है बेटा? तो राजधानी है चेन्नई, और इसका गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की भाषा क्या है? तमिल है, जो कि भारत की सबसे पुरानी भाषा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा?
तो भरतनाट्यम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर और कौन कौन से नृत्य होते हैं? तो एक कुम्मी नृत्य होता है। कौन सा होता है? कुम्मी होता है। एक यहाँ पर करगम होता है, ठीक है, करगम नृत्य होता है। और यहाँ पर त्यौहार होते हैं जैसे कि पोंगल होता है, जलीकट्टू होता है, चित्राती होता है, ठीक है। यहाँ के मंदिर हैं, मीनाक्षी मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है, रंगनाथ स्वामी मंदिर है यहीं पर, ठीक है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल, ये भी आप लोग याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। कितने हैं सर्वाधिक रामसर स्थल? कितने? 14, ठीक है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर ही स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, अभी पीछे मैंने बताया है चेन्नई में है। यहीं पर तमिलनाडु में ही कोयम्बटूर पड़ता है, जहाँ पर क्या है? गन्ना प्रजनन संस्थान है। क्या है? गन्ना प्रजनन संस्थान है। कहाँ पर? कोयम्बटूर में, ठीक है। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, याद रखना, कोयम्बटूर। कल वाली शायद आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिली है, तो पीडीएफ अभी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि मेथेन बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। झारखंड में है, आंध्र प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, या मध्य प्रदेश में है? बताइएगा जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, जो मेथेन बांध है वो कहाँ पर है? तो बराकर नदी पर है। कहाँ पर है? बराकर नदी पर है। और बराकर नदी पर कहाँ पर? झारखंड राज्य में, ठीक है, याद रखिएगा। किस राज्य में है? झारखंड में है। झारखंड में एक और बांध है जिसका क्या नाम है? तिलैया बांध है। और ये भी किस नदी पर है? तो ये भी बराकर नदी पर है, ठीक है। यहीं पर एक और बांध है जिसका नाम है पंचेत बांध। और ये किस नदी पर है? तो बेटा ये दामोदर नदी पर है। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, याद रखिएगा। अच्छा, झारखंड जो है इसकी राजधानी क्या है? बताइएगा। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड का गठन कब हुआ? ये भी बताइएगा। यहाँ के कुछ नृत्य वगैरह हों तो बताइएगा। तो झारखंड की राजधानी है रांची, और गठन इसका होता है 15 नवंबर 2000। कब होता है? 15 नवंबर 2000 को। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा के निकट किस राज्य की राजधानी है, तो झारखंड की राजधानी है, याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पर क्या है? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्या है? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है। पलामू टाइगर रिजर्व है। पलामू टाइगर रिजर्व है। इसके साथ में कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, यहाँ पर हुंडरू जलप्रपात है। क्या है? हुंडरू जलप्रपात है। किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। बताए थे ना ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहीं पर भारत की कोयला राजधानी है, जिसको क्या कहते हैं? धनबाद कहते हैं। यहीं पर जमशेदपुर है, जिसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, या भारत का पिट्सबर्ग भी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहीं पर बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है, और यहाँ पर एक तपोवन मंदिर भी है, और हल्दी घाटी मंदिर भी यहीं पर है, ठीक है। तो पाँचवें प्रश्न का सही आंसर बच्चा क्या हो जाएगा आप लोगों का? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है हमारा, किस एकमात्र भारतीय राज्य से सिक्किम सीमा स्पर्श करता है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। बताइएगा, किस एकमात्र राज्य से सिक्किम जो है वो अपनी सीमा स्पर्श करता है? तो देखिएगा, सिक्किम जो है वो पश्चिम में नेपाल से सीमा स्पर्श करता है, ठीक है। पूर्व में भूटान से सीमा स्पर्श करता है, और उत्तर में चीन से सीमा स्पर्श करता है, और दक्षिण में जो है वो पश्चिम बंगाल से। तो एकमात्र भारतीय राज्य जिससे सीमा स्पर्श करता है तो वो कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। सिक्किम की राजधानी क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम का गठन कब हुआ? ये भी बताइएगा, ठीक है।
अब बाकी आप लोगों को पता ही है यहाँ की राजधानी क्या है, गंगटोक है। क्या है, गंगटोक है। और इसका गठन कब होता है, 16 मई 1975 को। मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, इसको अंगूठे के आकार का ग्रह कहते हैं, सॉरी ग्रह का नाम याद आ गया, अंगूठे के आकार का राज्य, अंगूठे के आकार का राज्य कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ में और इसको क्या कर, और इससे क्या संबंधित है, तो भारत का पहला जैविक राज्य, भारत का अपराध मुक्त राज्य, वर्ष 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, तो भी सही आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर नाथुला दर्रा है। कौन सा है, नाथुला दर्रा है। यहाँ पर एक और कौन सा दर्रा है, तो यहाँ पर जेलेपला दर्रा भी है। ठीक है, एक मैंने और आपको बताया था कि भारत की सबसे ऊंची झील, जिसको क्या कहते हैं, चोलामू या लहामुशा झील, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये भी सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अच्छा, भारत में स्थित जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी यहीं पर है, कौन सी, कंचनजंगा चोटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था, आलमगीरपुर, मांडा, सुतकांगेडोर या दैमाबाद, बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसका सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, ये पूर्वी स्थल था, कौन सा, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी, हिंडन नदी। ठीक है, जो मांडा था ये सबसे उत्तरी स्थल था, कैसा था, उत्तरी स्थल था। और मांडा कहाँ पर स्थित है, तो बेटा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी। ठीक है, सुत कांगेडोर जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बलूचिस्तान में है, तो सबसे पश्चिमी स्थल, कैसा, पश्चिमी स्थल। और कहाँ पर, बलूचिस्तान में, जहाँ की अभी सीमा हैदर है। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र की ही है वो। और ये किस नदी के किनारे है, दास्क नदी। ठीक है, इसके साथ में जो सबसे दक्षिणी स्थल है वो कौन सा था बेटा, दैमाबाद था। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और ये किस नदी के किनारे है, तो प्रवरा नदी। ठीक है, याद रखिएगा किस नदी के तट पर है, प्रवरा नदी के तट पर है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, जल्दी से बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है। सही आंसर क्या होना चाहिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है बेटा वो त्रिभुजाकार है। किस आकार में है, तो त्रिभुजाकार आकार में है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें, चलिए भैया वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। 8वां प्रश्न है हमारा कि 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि किस राज्य में हुई है, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, बताइएगा। तो देखिएगा कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि जो है वो कहाँ पर हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है। और कितनी हुई है, 647 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे कहाँ पर हुई है सर्वाधिक वृद्धि, तो हुई है तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर हुई है कहाँ पर, उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक वन कहाँ है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के अनुसार, तो कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूनतम वनावरण में वृद्धि, ठीक है, न्यूनतम वनावरण में वृद्धि, तो भैया जहाँ ज़्यादा वन होंगे वहाँ कम वृद्धि होगी ना। तो एक है अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम कहाँ हुई है,
दो दो राज्य याद रख लीजिएगा, एक अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद में मणिपुर। लेकिन अगर यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना मिजोरम सही होगा। बाकी इस प्रश्न का सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नमा प्रश्न है हमारा कि माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? फू दोरजी। तो बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा बेटा फू दोरजी। कौन थे? फू दोरजी थे, और ये 9 मई 1984 को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए थे। ठीक है, जो जॉर्डन रेमोरी थे ये सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो जॉर्डन रेमोरी हैं, और ये कितने उम्र के थे? 13 वर्ष। जुंको तवई ये जापान की पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ठीक है, कामी रीता शेरपा सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले, सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले। ठीक है, सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की किसने? कामी रीता शेरपा ने। अच्छा, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो नेपाल में है। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? तो इसको सागर माथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो गया? तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है कि वर्ष 2022-23 में वैक्सीन निर्माण में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? बताइएगा। तो देखिएगा, वैक्सीनेशन निर्माण में भारत का पहला स्थान है। कैसा है? पहला स्थान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तब भी पहला है, विश्व में बात कर रहे हैं। ठीक है, कच्चे इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान है। किसमें? कच्चे इस्पात उत्पादन में। और मोबाइल फ़ोन निर्माण में। ठीक है, मोबाइल फ़ोन निर्माण में विश्व में दूसरे स्थान पर कौन है? तो भारत है। अंडा उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है विश्व में, और साथ में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी, ठीक है, ऑटोमोबाइल के निर्माण में भी भारत जो है तीसरे स्थान पर है। ठीक है, रेलवे नेटवर्क में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। और विदेशी मुद्रा भंडार में भारत जो है विश्व में 6ठे स्थान पर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत कौन से नंबर पे है? तो 6ठे नंबर पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हमारे आगे प्रश्न है, वही रैपिड फायर प्रश्न है कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया, और स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, बताइएगा। देखिएगा, आप सभी लोग जो है किसी ना किसी को पसंद ही करते होंगे, अब वो हमेशा आप लोगों को रिजेक्ट करे, तो आप लोग भी मेहनत करिएगा, तैयारी में लगे रहिएगा, और उससे कह दीजिएगा। विकास सर की शायरी सुने होंगे ना आप, दिव्य कीर्ति सर की, कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अकेली नहीं, अकेला भी नहीं, लड़कियां भी जो हैं तो उनके ऊपर भी ये लागू है कि उनको भी नहीं मिल रहा है, कोई रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ठीक है, चलिए अब बताइएगा आप सभी लोग प्रश्नों कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो पहली बात तो स्टेथोस्कोप क्या होता है? जो हृदय की गति को मापता है। ठीक है, हृदय की धड़कन को जो आला लगाते हो ना, जो सुनता है,
खाली तुम कान लगा लेते हो उससे काम नहीं चलेगा कि तुम दिल की धड़कन में रहती हो, ठीक है। तो देव तुम हो नहीं, अंजलि कोई बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो कौन थे? तो रेन, याद रखिएगा। अरे कहाँ जा रहे हो भैया, अंजलि के नाम से इतना प्रेम, स्क्रीन भी अंजलि के नाम से दौड़ गई, बताओ। रेने लेनेक, कौन थे? रेने लेनेक थे जिन्होंने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है? तो लद्दाख में। कहाँ किया जाता है? लद्दाख में, याद रखिएगा। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लेह है। अगला प्रश्न है हमारा कि परशुराम कुंड महोत्सव जनवरी 2023 में कहाँ मनाया गया? हमारे सौर मंडल का सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा। तो देखिएगा, जो परशुराम कुंड महोत्सव जनवरी 2023 में है वो कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जल्दी से बताइएगा। और अरुणाचल प्रदेश का और एक उत्सव है जिसका क्या नाम है? तोराग्या उत्सव। क्या नाम है? तोरग्या उत्सव नाम है, ठीक है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताइएगा। फिर अगला प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल का सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। कौन सा है? बुध है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तब भी कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? तब भी कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। सूर्य का सबसे पहले चक्कर कौन लगाता है? तब भी क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था भैया? जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन, क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है, याद रखिएगा। और कब इसने स्थापना की थी? तो देखिएगा 1290 से 1320 ईस्वी तक कौन सा वंश रहा है? खिलजी वंश। तो दिल्ली सल्तनत में दिल्ली पर सबसे कम समय तक किसने शासन किया है? तो खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया है। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? और फलों के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? बताइएगा। तो देखिएगा, इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ठक्कर आयोग का। किसका? ठक्कर आयोग का गठन किया गया था। कब? 1984 में, ठीक है। फलों के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो फलों के बाहरी आवरण को एपीकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकार्प कहते हैं। और अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए कि फलों के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो मध्य भाग को बेटा कहते हैं मेसोकार्प। क्या कहते हैं? मेसोकार्प कहते हैं। और आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो एंडोकार्प। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? एंडोकार्प कहते हैं, ठीक है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास क्षेत्र के लोगों में मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बस सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को मनाया जाता है। और इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया? तो अभी तक एक ही बार मनाया गया है, 2022 से इसको शुरू किया गया है, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है यह। फिर भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन सद्भावना। कौन सा चलाया गया है बेटा? ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष
बस सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तख्त ए ताऊस, जिसको क्या कहते हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो देखिएगा, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसको बनाया गया है? अनिल कुमार लाहोटी को। किसको बनाया गया है? अनिल कुमार लाहोटी को। और तख्त ए ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह जो कौन था? तो मोहम्मद शाह था, जिसको क्या कहते थे? मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला क्यों कहते थे? ससुरा नंगा आ जाता था, ठीक है, बिना कपड़ों के आ जाता था, कभी लड़कियों के कपड़े पहन के आ जाता, गधा शासक था। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तख्त ए ताऊस मतलब इसका निर्माण किसने किया था, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहाँ ने। किसने? शाहजहाँ ने। या वही शाहजहाँ हैं मुमताज़ वाले जो प्रेम की निशानी दे गए हैं? बड़े तगड़े आशिक थे भाई। तुम लोग क्या कर रहे हो? आशिकी में तुमसे कांस्टेबल नहीं निकल रहा है, वो आशिकी में बताओ ताजमहल बनवा के बैठे थे। अच्छा, जो तख्त ए सिंहासन था, जो जिसको मयूर सिंहासन कहते थे, इसको लूट कर कौन ले गया था? तो नादिर शाह, ठीक है, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और यह इसको लूट कर ले गया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि देवधनी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा। तो भैया, देवधनी नृत्य जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर क्या हो जाएगा? असम का। कहाँ का है? असम। असम की राजधानी बताइएगा जल्दी से। इसके साथ में यहाँ का और एक नृत्य है बिहू, असम का ही। एक यहाँ पर है भोरताल। कौन सा है? भोरताल है। एक कौन सा है? बगुरुम्बा है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट थे, ठीक है। और खुद जो हर्षवर्धन था उसने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ें, देख लीजिएगा हर्ष द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई। एक कौन सी थी? नागानंद। इस प्रश्न का तो आंसर क्या हो जाएगा? एक कौन सी थी? प्रियदर्शिका है, यही तो थी, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ठीक है, रत्नावली, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़े। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कल्लड़ थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है और नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो कौन है बच्चा? तो नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, ठीक है। अच्छा, यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए नमामि गंगे परियोजना के, नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर बताइएगा। नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जल्दी से बताइएगा। और नल सरोवर अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो नल सरोवर अभ्यारण्य जो है बच्चा ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में, ठीक है। और नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो चाचा चौधरी, वही चाचा चौधरी, साबू वाले, कॉमिक्स वाले, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, आज के हमारे प्रश्न समाप्त। क्लास जैसी भी लगी हो आप लोग बताइएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 2 ही प्रश्न हैं, ठीक है, क्योंकि कल आप लोगों ने एक भी प्रश्न के आंसर ही नहीं दिए थे। तो भाई पता नहीं कौन सी दुनिया में आप लोग चल रहे हैं, आंसर वगैरह भी देना आप लोग उचित नहीं समझते हैं। तो आज मेरा प्रश्न है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है और अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए @selection mentor आप लोग सर्च करिएगा और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इसकी PDF आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग जल्दी से। कल मैंने जो प्रश्न पूछा था, एक शायद प्रश्न मैंने पूछा था कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम हरियाणा में। एक शायद मैंने प्रश्न पूछा था कि संगम योजना कब शुरू की गई थी? तो 15 अगस्त 1996 को लॉन्च की गई थी विकलांगों की सहायता के लिए, ठीक है। शायद यही प्रश्न पूछे थे। और शायद एक ये पूछा था उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य कौन सा सागर है?
तो अरल सागर है, ठीक है। कौन सा है? अरल सागर है। और शायद मैंने ये भी पूछा था विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल जिसके गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो शायद चिनाब नदी पर किया गया है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम लोग कल अपने रात की 9 बजे क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।